नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और मेरे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह भी जुड़े हुए हैं लगातार। देखिए, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त है और 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा और देश उसी 1 घंटे बाद भाषण का इंतजार कर रहा है कि इस बार देश के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ खास शब्द कहने जा रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना भी जमकर तांडव मचा रहा है। पूरे देश में अगर मरीजों की संख्या की बात करें 70,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब से 1 घंटे बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज मंगलवार है तो उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मंगल ही होगा। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी कई राहत भरे ऐलान भी कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 में कई राहत भरे ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दुकानें खोलने का ऐलान हो सकता है। शनिवार रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। सोमवार से शुक्रवार तक जारी रह सकती है। साथ साथ लॉकडाउन में छूट। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की ही मांग की है। देखिए, कल लगातार कई घंटों तक चर्चा चलती रही और उस दौरान में मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य के संबंध में उनकी बात रखने का पूरा मौका दिया गया और यही वजह रही कि कल की बैठक बहुत लंबी चली। कल प्रधानमंत्री मोदी का जो संवाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में था, उसके बाद में जो अभी तक सार निकलकर सामने आया वो ये कि कई राज्य के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की, जिनमें महाराष्ट्र भी है, जिनमें इसके अलावा खुद राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर मुख्यमंत्रियों की ओर से कहा गया कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाए रखना ही उचित तरीका होगा इससे निपटने का। अब ऐसे में जब लॉकडाउन 3 को अगर देखते हैं तो देखा गया कि काफी रियायतें लॉकडाउन 3 में मिली। जो केंद्र की गाइडलाइंस थी उनके तहत में कई कामकाज शुरू भी हो गए। अब जब लॉकडाउन 4 लागू होगा 17 तारीख के बाद, तब हो सकता है कि कई और रियायतें दी जाएं, क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था में जो परेशानियां आ रही हैं चीजों को संभालने में, उससे निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि अभी धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। और अभी इसी एग्जिट प्लान को लेकर चर्चा हो चुकी है। अब उस एग्जिट प्लान को लेकर लोगों से जो संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। विक्रम भी जुड़े हुए हमारे साथ में। विक्रम का हम रुक करेंगे लखनऊ से, लेकिन दिग्विजय, अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री के संबोधन का और लगभग सब इस बात को कबूल चुके हैं कि अभी और लॉकडाउन का पालन करना होगा अगर इस जंग को जीतना है। जी बिल्कुल, दुनिया में हर जगह लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। हमारा मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम पहले हमने सख्ती कर दी जब और देशों ने तब सोचा भी नहीं था, और शायद यही वजह है कि 100 दिन से ऊपर हो चुका है और आंकड़ा अभी 70,000 के पास पहुंचा है। और वो भी इसमें भी तेजी तब आई है पिछले 2-4-5 दिनों में, जब लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई तब जाकर आई है, वरना 50,000 पे के नीचे ही था ये आंकड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा छूट दी जा रही है, मजबूरी है, आर्थिक स्थिति भी सुधारनी है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान भी और जहान भी, तो जहान की भी कुछ फिक्र करनी है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऑड इवन फॉर्मूले का जो आप जिक्र कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ग्रोसरी वगैरह जो हैं, इनकी दुकानों को खोला जा सकता है। और जो बाकी के 2 दिन है, मंगलवार और बृहस्पतिवार, वहां पे जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हार्डवेयर वगैरह की जो दुकानें हैं, कई राज्यों में से उत्तराखंड का हम क्योंकि लगातार जब बताते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर हमने देखा कि वहां पर इसी तरीके से ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सामानों को लेकर यही पहले से ही वहां पर सिस्टम लागू है ये वाला। तो शायद वहां की जो कामयाबी है, वहां का जो भी इम्पैक्ट है, उसको असर में उसको देखने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद ही इसको शायद देश भर में लागू करने का फैसला अगर लिया जाता है तो लिया जाएगा। इस बात की चर्चा इस वक्त बहुत ज्यादा जोरों से चल रही है कि अपने जो 25-26 मिनट का भाषण होगा प्रधानमंत्री का, उसमें वो लॉकडाउन 3 के बारे में बताएंगे, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा रहा, ट्रेनों को चालू करने के बारे में बता सकते हैं, शराब की बिक्री जो चालू हुई है उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, और उसके बाद जो उनका आखिरी चरण जो होगा उनके भाषण का, उसमें लॉकडाउन 4 होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बात सामने आएगी। अगर होगा तो क्या क्या शर्तें रहेंगी, जैसे 7 to 7 का आप जिक्र कर रही थी, जो इस वक्त भी लागू है कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक ही लॉकडाउन में छूट है। अब आपने अगर लॉकडाउन 3 में कई लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा, पहले 7 बजे के बाद काफी ढील मिलती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर की ही बात करें तो सारे सेक्टर लॉक कर दिए जा रहे हैं। सेक्टर के अंदर रहने वालों को भी 7 बजे के बाद अंदर या बाहर जाने की परमिशन नहीं है, अनलेस कि आप कोई एसेंशियल सर्विसेज में काम ना करते हो। हमें भी अपने घरों तक जो है आई कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाती है। तो ये एक सख्ती बढ़ गई है लॉकडाउन 3 में। दूसरी बात यह है कि सैटरडे संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन की बात की जा रही है। कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं कर्फ्यू टाइप का मामला वो देखने को आ सकता है।
मॉल, मल्टीप्लेक्सेस और इस तरह के जो होटल्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उनके लिए शायद बहुत अच्छी खबर ना आए। उनके ऊपर जो पाबंदी है वो जारी रह सकती है। तो कुछ छूट मिलेगी, कुछ जगह पाबंदियां रहेंगी। हो सकता है मेट्रो को भी कुछ शर्तों के साथ चालू कर दिया जाए, और शायद से जो खबर आ रही है, हवाई सेवाएं भी कुछ शर्तों के साथ शुरू की जा सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हो सकता है कि आज कुछ ऐलान हो जाए। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल्स हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे उनको काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया है, इस बार और क्या रियायतें होंगी, इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, उसके लिए रुक कर लेते हैं विक्रम का। विक्रम, कल मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के संवाद का हिस्सा थे और आज शाम 4:30 बजे से बैठक भी शुरू हुई थी कैबिनेट के साथ में। तो जरा चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल रात के 8 बजे से पहले क्या कुछ हलचलें चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी दें आप। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर अभी तक की उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो कहीं ना कहीं छूट चाह रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से लगातार एसेंशियल सर्विसेज चलाई जा रही हैं, उनके तहत कुछ नियम कानून, कुछ कानून के साथ पूरी तरीके से उनके भी कामों को, उनके भी व्यापारों को शुरू किया जाए। क्योंकि जो छोटे व्यापारियों की अगर बात की जाए, जो लगातार सिर्फ दुकानों की बेस पर उनका घर चलता था और 40 दिनों से उनकी दुकानें लगातार बंद थी। लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में भी पूरी तरीके से उनकी दुकानें बंद है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है, कई जो छोटे व्यापारी हैं उनकी, वो चरमरा गई है, जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं इच्छा है कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें भी छूट दी जाए। जिस तरीके से आप अभी बात कर रही थी कि ऑड और इवन का जो फॉर्मूला लिया जाएगा और ऑड और इवन फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग दुकानों को, एसेंशियल सर्विसेज को खोलने की अनुमति दी जाएगी, तो वैसा ही कुछ चाहत यहाँ के कारोबारियों में है। प्रदेश में कई जगहों पर जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि कुछ रियायतें होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सरकार अपने राजस्व के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं पर यह भी जरूरी है कि जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनका सरकार ध्यान दे रही है लगातार। जो सबसे ज्यादा दिक्कतें अभी हाल फिलहाल जो आ रही हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली को आ रही है। तो उनके लिए किस तरीके की चीजें होंगी, वो उस चीज पर सबसे ज्यादा नजर आज लोग मोदी जी के भाषण पर लगाए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री आज 8 बजे आएंगे, किस तरह की रियायतें देते हैं। जी विक्रम, आपने कहा कि लोगों की ख्वाहिशें हैं, दुकानदार चाहते हैं कि उनको छूट दी जाए। अभी कुछ दिन पहले जब छूट दी गई थी तो कैसे कि पूरा हुजूम सड़कों पर उतर आया था, शराब बिक्री की तरफ मेरा इशारा था। तो पुलिस ने इस बार क्या तैयारियां की हैं कि अगर कुछ छूट का ऐलान आज रात होता है तो पुलिस के लिए सरदर्दी बढ़ेगी, उसको ज्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो ऐसी कुछ तैयारी आपको दिख रही है ग्राउंड पे? जी देखिए, बिल्कुल अगर राजधानी की केवल बात की जाए तो राजधानी में जिस तरीके से अभी जब छूट दी गई है कि निजी कार्यालयों को खोले जाने की जो छूट दी गई थी, शराब की छूट जब मिली थी पूरे प्रदेश में, उसके बाद से बैरिकेटिंग्स की जो स्थिति थी वो कम हो गई। बैरिकेटिंग्स हटा दिए गए थे। कई जगहों पर जो चेकिंग लगातार चल रही थी, जो पुलिस ने जो नाकाबंदी कर रखी थी, उनको भी खोल दिया गया था। विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो कई जगह पर बल्लियां लगाकर रोड रोक दी गई थी, उनको भी खोल दिया गया था। लेकिन एक बार अब फिर से थोड़ी सख्ती देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि छूट दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन का पालन, जो शर्त जो दी गई, उनका जरूर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार अब सक्रियता पुलिस की फिर से एक बार देखने को मिल रही है सड़कों पर। बॉर्डर्स पर तो पहले से ही जो स्थिति थी कि साफ तौर पर किसी को भी आने ना जाने देने की पूरी तरीके से अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जब से लॉकडाउन 3 में जो रियायत दी गई, उन रियायतों के बाद कहीं ना कहीं जिले स्तर पर, राजधानी के अंदर जो चहलकदमी थी वो बढ़ गई थी, और उसके बाद से पुलिस की चेकिंग भी जो थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी। अब जिक्र पुलिस कर्मचारियों का हुआ है, पुलिस महकमे का हुआ है, तो इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो पुलिस प्रशासन के कंधों पर जिम्मा इस लॉकडाउन को लागू कराने का था। क्राइम के मामले में देखें तो बहुत आंकड़ा कम हो चुका था, ये ग्राफ लगातार गिर रहा था क्योंकि लोगों की एक्टिविटीज खत्म हो चुकी थी। ऐसे में अब क्योंकि जब एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो पुलिस के ऊपर एक और प्रेशर भी आएगा। इन दोनों प्रेशर के साथ में डील करना एक बड़ा चैलेंज पुलिस वालों के सामने होगा। क्या इसको लेकर अभी कुछ बड़े अधिकारी मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर कोई एक्शन प्लान उनकी ओर से अभी तक तैयार किया गया है? देखिए, कार्य योजना पूरी तरीके से बनाई जा रही है, और जिस दिक्कत की आपने अभी जिक्र किया, जिस दिक्कत की आपने अभी बात की, वो उस दिक्कत को अभी भी लखनऊ पुलिस खासकर अगर बात करें तो पूरी तरीके से फेस कर रही है।
जिस तरीके से जो ढील दी गई है अभी राजधानी या अन्य जिलों में जहां जहां पर भी ये छूटें दी गई हैं, वहां पर पुलिस पूरी तरीके से जद्दोजहद में है कि किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस केवल ये काम कर रही थी कि लोगों को घर से नहीं निकलने देना है, लोगों को घर में रहने की लगातार कोशिश करवा रही थी। अब है कि जब छूट दे दी गई है तो कई लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। छूट दे जाने के बेसिस पर लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस को जहां एक तरफ चेकिंग करनी पड़ रही है, उनमें ये चीजें भी उन्हें चेक करनी पड़ रही है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, जो आ गए हैं उनके साथ क्या करना है, जो लोग निकल चुके हैं घर से बाहर उनके साथ क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद की स्थिति पुलिस के लिए भी बनी हुई है। और आज जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में जब से छूट दी गई है उसके बाद लगातार कार्य योजना अपडेट की जा रही है। पुलिस विभाग भी इस संबंध में पहले से बैठक कर रहा है कि प्रदेशव्यापी किस तरीके से कार्य योजना बनाई जाए, जिससे कि छूट के साथ जिन जगहों पर छूट दी जा रही है वहां पर भी पुलिसिंग मजबूत की जा सके। अच्छा विक्रम, आप लखनऊ में हैं, उसमें पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। विक्रम, आप लखनऊ में हैं, मलिहाबादी आम आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उनका भी सीजन आ रहा है, उनका एक्सपोर्ट होता है। खैर एक्सपोर्ट तो इस बार बुरी तरह से प्रभावित होगा, लेकिन डोमेस्टिक जो मार्केट है, घरेलू मार्केट है देश का, उसमें उनकी सप्लाई को किसी तरह से चालू करके नुकसान कुछ हद तक कम करने की कोशिश यकीनन की जा रही होगी। मुख्यमंत्री जी भी उसके लिए प्रयासरत हैं। तो वो एक अलग सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो सप्लाई को मैनेज करना एक कम चुनौती भरा कार्य नहीं होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा मामला जैसे आपने भी बताया तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी के नज़र पे भी ये पूरा मामला है। और शायद यही कारण था कि मंडी के जो नियम है उनमें भी कई बदलाव किए गए हैं। कृषि विभाग ने भी कई जो फसलें हैं, जो आम है या फल है, उनमें भी कई रियायतें दी हैं। साफ तौर पर मंडियां अभी जो सुबह खोली जाती थी उनका समय बढ़ा दिया गया है कि जिससे कि जो सामान मंडियों में आ रहा है या जो किसान या व्यापारी जो अपना सामान देने बेचने आ रहे हैं वो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। छोटे समय के लिए जब मंडियां खोली जाती थी तो वहां अचानक से भीड़ बढ़ जाती थी। इसके लिए अब अलग अलग जगहों पर यह निर्देशित किया गया कि मंडी के समय को बढ़ाया जाए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में मंडियों को खोला जाए, जिससे कि एकदम से भीड़ ना आए। साथ ही साथ जिस तरीके से आम की आपने भी बात की सर, तो साफ तौर पर आम के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई मंडी जाने की जरूरत नहीं है। किसान चाहे तो वो अपने स्तर से ही अपने फलों को, आम को व्यापारियों को डायरेक्ट दे सकते हैं। इसमें उनको पूरी तरीके से मंडी में आने की जरूरत नहीं है। वो अपने आम को सीधे व्यापारी को बेचे और व्यापारी उनसे डोर स्टेप पे भी खरीद सकता है। सरकार इन सब चीजों पर ध्यान दे रही है, लेकिन जिस तरीके से हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से मलिहाबाद का आम भी इससे अछूता नहीं है। कई किसान ऐसे हैं, कई फल जो आम की जो जिनकी बागबान है उसे भी हमारी बात हुई, वो बहुत इन चीजों को लेकर परेशान है कि जहां एक तरफ मौसम की मार उनको झेलनी पड़ रही है, वहीं पर कोरोना की भी मार उनको झेलनी पड़ रही है। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं मलिहाबाद के आसपास की जगह बात करें जहां पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं और उनको सील कर रखा गया है, तो कई जगहों से सामान बाहर भी नहीं आ पा रहा है। तो ये कई दिक्कतें हैं इन सभी चीजों के बीच में, इसीलिए व्यापारी चाह रहे हैं कि कुछ व्यापारियों को ऐसी छूट दी जाए कि वो भी अपनी आजीविका चला सके। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अब इस लॉकडाउन 4 जिसकी संभावना तेजी से बढ़ रही है और कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि स्थिति क्या होगी, लॉकडाउन 4 की ओर आगे जाना है या फिर कोई एग्जिट प्लान हमारे पास है। अब करीब 40 मिनट बाद साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन का लॉक खुलेगा या नहीं। अगर कोरोना की रफ्तार को देखें तो ये कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से यूपी के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और अब तक कोरोना के एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है 1774। 1759 मरीज अब तक रिकवर भी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो कि जितना आंकड़ा रिकवरी का है उतना ही इस वक्त लगभग एक्टिव केसेस का भी है। तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 74 जिले प्रभावित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आज भी कई केसेस सामने आए हैं, चाहे रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ। 75 में से 74 पूछा, इसका मतलब सिर्फ एक जिला ही बचा हुआ है। बहुत भयानक स्थिति है। और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 230 हो चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तमाम इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर आज अपने संबोधन में जिक्र करेंगे। और उत्तर प्रदेश में देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये वो जिला है जो सबसे पहले तेजी के साथ प्रभावित होना शुरू हुआ था
और अब आंकड़ा अकेले गौतम बुद्ध नगर में ही 200 पार कर चुका है। हापुड़ में भी लगातार कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। हापुड़ में भी आज नए केसेस सामने आए हैं। 3 हापुड़ में आज कोरोना केसेस सामने आए हैं। हापुड़ में मरीजों की संख्या इसी के साथ 34 हो चुकी है। तो हापुड़ में भी देखिए कोई हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ के अंदर आज 3 नए केसेस सामने आए हैं। देखिए आपको एक और बात बता दें कि हापुड़ में जब पैर पसारना शुरू किया था कोरोना ने, उस दौरान में जो आंकड़ों की शुरुआत हुई थी वो तबलीग जमात के साथ ज्यादा शुरू हुई थी। पीलीभीत भी अछूता नहीं है। पीलीभीत में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। पीलीभीत के अंदर भी अब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से स्वास्थ्य विभाग में यहां पर भी हड़कंप मचा हुआ है। युवक अपने 5 मित्रों के साथ दिल्ली से वापस अपने घर लौटा था, जो कि पॉजिटिव पाया गया। स्क्रीनिंग होने के बाद संदिग्ध होने पर जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। दूसरी बार कोरोना मुक्त होने के बाद फिर से कोरोना युक्त हुआ है पीलीभीत। बीच में जब पीलीभीत के अंदर केस सामने आया था, उस युवक की रिकवरी के बाद में पीलीभीत कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अब इस युवक के पॉजिटिव आने के बाद में पीलीभीत फिर से कोरोना की कैटेगरी में आ चुका है। 1774 केसेस एक्टिव हैं। 1759 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो देखिए अब बहुत ही कम वक्त बचता है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे आंकड़ा बढ़ रहा है। पूरे देश में इसी तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और हम क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी हैं उनके साथ में चर्चा लगातार करें। दिग्विजय, इन पिछले 3 अगर हम लॉकडाउन की बात करते, पहले लॉकडाउन में पूरी तरह से शटडाउन किया गया, दूसरे लॉकडाउन में किसानों पर फोकस किया गया और सिर्फ किसानों के लिए रियायत थी, तीसरे लॉकडाउन में जो प्रवासी श्रमिक है उन पर पूरा फोकस किया गया। जब ये चौथा लॉकडाउन, क्योंकि अब लगभग ये मानकर चला जा रहा है कि चौथा लॉकडाउन होगा और ये जरूरी भी है, तो इस चौथे लॉकडाउन में किन पर फोकस हो सकता है? मुझे लगता है व्यापारियों पर, छोटे दुकानदारों पर और कुछ हद तक जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मझोले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर, क्योंकि देश की इकोनॉमी पर इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और अगर खुदा ना खास्ता इन पर जो असर पड़ रहा है अगर उससे ये लड़खड़ा है तो इसका असर लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो लॉकडाउन 4 अगर आता है तो जो छूट मिलेगी उसकी प्राथमिकता में व्यापारी और उद्योगपति का वर्ग रहेगा। उद्योगपति जब मैं बोल रहा हूँ तो छोटे और मझोले उद्योगों की यानी एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं। अच्छा विक्रम, क्योंकि एमएसएमई का जिक्र हुआ है और एमएसएमई को लेकर योगी सरकार की ओर से तमाम कुछ रणनीतियां बनाई गई थी कि किस तरीके से उनको राहत दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जहां पर ऑरेंज और ग्रीन जोन है वहां पर कई एमएसएमई को अपना काम करने की भी परमिशन है। तो उत्तर प्रदेश में अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है? और साथ ही साथ रात को 8 बजे इस राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वहां? देखिए बिल्कुल फिर से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में साफ है कि जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, चाहे वो प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, अलग अलग जगहों से जिस तरीके से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, तो लोगों के मन में पहले से ये चीज़ है कि ज़्यादातर उम्मीद लोगों ने यही लगाई है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। अभी जो स्थिति है उस हिसाब से लॉकडाउन 4 दोबारा से आएगा, क्योंकि प्रदेश की ही अगर सिर्फ बात की जाए तो एक्टिव मरीज 1700 के ऊपर हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है कि जिस दिन कोई नया मरीज सामने ना आ रहा हो। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये बात सामने रखी थी कि जब तक प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज रहेगा लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरीके से नहीं ढिलाई दी जाएगी। अभी 75 जिलों में 74 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है। 74 जिलों से पूरे मरीज सामने आ चुके हैं। चंदौली केवल एक ऐसा जिला बचा है जहां पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, जहां पर अभी तक कोई संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन अभी भी स्थिति उसी तरह की है कि कई जो जिले हैं वो संक्रमण से बाहर आ जाते हैं। या पीलीभीत की बात की जाए, पीलीभीत में सबसे पहला वो जिला प्रदेश में बना था जहां पर संक्रमित मरीज आए थे और उनको उपचारित करके पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त हो गया था। लेकिन अभी की स्थिति बात की जाए तो दोबारा से फिर से वहां पर केसेस सामने आए हैं। सीतापुर में पूरी तरीके से जो केसेस थे 20 मरीज सामने आए थे, 20 मरीज का उपचार हो गया था। 13 दिन से लगातार कोई भी केस वहां सामने नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर से वहां पर 6 मरीज सामने आ गए। बाराबंकी एक ऐसा जिला था जहां पर लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 के बीच में एक भी केस सामने नहीं आया, एक सिंगल मरीज संक्रमित वहां पर नहीं पाया गया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 3 लगता है और थोड़ी सी रियायतें मिलती हैं उसके बाद वहां पर भी केसेस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी एक डर है कि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होता है या छूट दी जाती है तो संक्रमण बड़े स्तर पर बढ़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लोगों के मन में पहले से ये भरोसा है कि लोग जो प्रधानमंत्री जी आज 8 बजे आएंगे तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि लॉकडाउन को बढ़ाया ही जाएगा।
हालांकि कुछ रियायतों की उम्मीद जरूर लोगों ने की, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा है और हर राज्य सरकार की अपनी अपनी ओर से कुछ ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन तक राहत पहुंचे। विक्रम, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। केके भी लगातार बने हमारे साथ में। केके, मेरठ में क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आंकड़ों में इजाफा हुआ है और मेरठ सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी लगातार रहता है। वहां के कभी जिला प्रशासन के खुद अपने कर्मों के चलते तो कभी वहां पर आए लगातार आंकड़ों के चलते। अभी रात के 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर मेरठ में क्या कुछ माहौल है? मेरठ के लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? पूजा, लॉकडाउन 1 और 2 की जैसी सफलता मिली थी, लॉकडाउन में उलट देखने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन 1 और 2 में नहीं है, डबल लॉकडाउन में। लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 अगर होता है, रात को 8 बजे अनाउंस होता है, तो उन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ी ईद मुस्लिम भक्तों की अगर मेरठ में बात करूं तो वो लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन के बीच में रियायत चाहेंगे जिससे वो ईद की खरीदारी सके और अलविदा जुम्मा है। क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन दिग्विजय, अभी तक के 3 अगर हम इन लॉकडाउन में देखते हैं तो चैलेंजेस का अगर जिक्र करें तो अभी तक जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बाहर विदेशों से भी लोग अब अपने भारत वापस लाए जा रहे हैं और इस वंदे भारत मिशन के तहत अब सवाल ये है कि आंकड़ों में तो इजाफा होगा, ये तो तय है, क्योंकि अब जब लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट के साथ साथ ये कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होगा और सरकार को भी इस बारे में पता है अच्छे तरीके से। तो क्या सरकार वाकई उतना ज्यादा सजगता के साथ में तैयार है हर पहलू पर निपटने के लिए, क्योंकि अब चैलेंजेस बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अब जैसे विक्रम ने जिलों की बात की, वहां भी यही हुआ। मैं प्रयागराज की बात करूं, कोरोना मुक्त हो चुका था प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज से कोई पास बनवाकर वाराणसी जाता है और वहां से जब लौटता है तो वो संक्रमित पाया जाता है, फिर उसके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित हो जाते हैं, फिर प्रवासी मजदूरों का एक जत्था प्रयागराज में रुकता है और उनकी वजह से संक्रमण फैलता है, फिर मुंबई से आए हुए लोगों की वजह से फैलता है। तो ये जब आना जाना होगा, कोटा से भी छात्र लौटे, हालांकि ऐसा कुछ बात, कोटा वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे अलग अलग जगहों से लोग आएंगे, ट्रेनें चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, और अब बाकी ट्रेनें भी खोली गई हैं, तो ये खतरा भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि अपने तरफ से पूरी तैयार हों, लेकिन 100% तैयार होना पूजा पॉसिबल नहीं दिखता है। हम मेरठ की बात कर रहे थे, मेरठ में आज 2 खबरें सामने आई और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि पेड क्वारंटीन सेंटर आज चालू कर दिए गए। यानी कहीं ना कहीं वो वर्ग जो सरकारी क्वारंटीन सेंटर से खुश नहीं है, थोड़ा पैसे खर्च करना चाहता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया कि अच्छा ठीक है, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं होटल में ठहर जाइए, तो आप होटल में ठहर जाइए, अपना खर्च उठाइए। जो है गाजियाबाद से एक मामला सामने आया जहां लापरवाही कहूंगा मैं सीएमओ की और स्वास्थ्य महकमे की, जहां एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने बताया कि 18 लोग उसके संपर्क में रहे हैं, बावजूद के किसी को क्वारंटीन नहीं किया गया, उसके मोहल्ले को सील नहीं किया गया। तो इस तरह की लापरवाहियां भी अधिकारियों के स्तर पर देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री दिन रात जगे हैं, दिन रात मीटिंगें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक जोर कड़ी जो चाहे वो लापरवाही से हो या कुछ भी वजह रही हो, वो पूरे सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं बहुत गहरा धक्का पहुंचाती है। तो ये सारे इफ एंड बट्स रहेंगे पूजा। सरकारें तैयार हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि तैयार रहें, लेकिन ये खतरा कोई मामूली नहीं है। अभी कुछ देर पहले अमेरिका से जो खबर आ रही थी, वहां की सरकार ये मान के चल रही है कि पूरी तरह से निपटने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। व्हाइट हाउस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कोरोना से निपटने के लिए, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना है कि खुद उनका जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, सीडीसी, वो खुद आंकड़ों के साथ हेरफेर कर रहा है, उनको खुद अपने ही महकमों पर भरोसा नहीं है। तो ये दुनिया भर में अविश्वास और घबराहट का माहौल बना हुआ है, तो उससे हमारा देश अछूता नहीं रह सकता। कुछ आप सभी का शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का अगर जिक्र करें तो हर बार देश की जनता से उन्होंने आह्वान किया कि हमें मिलकर लड़ना होगा, और आज फिर से जब चैलेंजेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उम्मीदें भी आपसे सरकार की बहुत ज्यादा है, और उम्मीद करते हैं कि आप इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नमस्कार।